हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ संदेश। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का कंप्यूटर का चैप्टर 1, दैट इज़ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हेलो किड्स, हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एज वी नो दैट कंप्यूटर इज यूज्ड एट मैनी प्लेसेस बाय मैनी यूजर्स these days. The volume of work, functionality, etc. also varies places to places, so it was required to develop different kind of computers। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं, बहुत वेरियस काम्स होते हैं, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो हमें कंप्यूटर को डेवलप करना भी ज़रूरी है अलग अलग काम में उसका, ताकि प्रयोग लाया जा सके। तो अब कंप्यूटर को हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तीन भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो जनरेशन के हिसाब से कि पहले फर्स्ट जनरेशन आई, कितनी जनरेशन आई, किस तरह से वो डेवलप हुए। दूसरा साइज़ के आधार पे। तीसरा फंक्शनैलिटी, मतलब वो किस तरह के काम कर सकता है, उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का हम जनरेशन के बारे में कवर करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन, जनरेशन रेफर करता है टाइम पीरियड। ठीक है, कि पुराने समय से लेकर अब के टाइम तक किस तरह से कंप्यूटर डेवलप हुआ है। ठीक है, हर जनरेशन में कंप्यूटर में कुछ नई टेक्नोलॉजी जुड़ी है और जो इंसान चाहते थे उसको पूरा किया गया है। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम जनरेशन किस तरह से स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है 1940 से लेकर 1956 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1940 एंड एंड्स अप टू 1956। तो इन जनरेशन में क्या था कि फीचर्स थे कंप्यूटर के। यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी मेमोरी के लिए। ठीक है, ये एक बल्ब जैसे बल्ब होता है ना, उसकी तरह दिखते थे और मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते थे। और उस वक्त जो थी बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। तो बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करने की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स क्या करते थे, हीट करते थे। अब बहुत सारे होने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट करते थे कंप्यूटर्स, बहुत बड़े होते थे उस वक्त के कंप्यूटर्स। अब ये वैक्यूम ट्यूब जब हीट करती थी तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर हीट करता था और उसको ठंडा करने के लिए बहुत बड़े बड़े एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े एसी चाहिए होते थे, इनको हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इन ये सिर्फ मैकेनिकल लैंग्वेज समझ सकते थे। तो उस वक्त सिर्फ मैकेनिकल लैंग्वेज डेवलप हुई थी और उसी लैंग्वेज में इनको कोड करना पड़ता था। तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर भी बहुत होता था क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती तो उसकी वजह से फेलियर भी होता था। तो ये कुछ एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, जैसे कि हार्वर्ड एकिंस मार्क 1 1944 में आया था, मॉशली एंड एकर्ट्स आई एनियक 1946। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में चलते हैं। सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ 1956 में। 1956 से लेकर 1963 के बीच में जो भी कंप्यूटर्स आए वो सेकंड जनरेशन के थे। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। अब ट्रांजिस्टर जो थे बहुत ही बेहतर थे वैक्यूम ट्यूब से। ये पहले के मुकाबले छोटे थे कंप्यूटर। ठीक है, एनर्जी भी कम यूज़ करते थे और पहले जनरेशन कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा रिलायबल भी थे। ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे मेमोरी के लिए। इसमें कोर मेमोरी डेवलप की गई, ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत फास्टर थे। इसमें फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सबसे पहली बार डेवलप किया गया। इस समय डिस्क वगैरह यूज़ की गई, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क यूज़ हुई। अब जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए थे और कम एनर्जी यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ करते थे, हीट भी कम होते थे। अब ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, पहले वैक्यूम ट्यूब्स के कारण ज़्यादा हीट होते थे, ट्रांजिस्टर की वजह से अब ये कम हीट होने लगे। इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, IBM 1401 एंड PDP-1। फिर आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम 1964 अप टू 1971। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से लेकर 71 के बीच में। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। तो आईसी क्या होता है, आईसी एक डिवाइस होता है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चिप्स होते हैं। तो एक आईसी होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। इसको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये चेंज हो गया था, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज़ होने लग गई थी इन समय के कंप्यूटर में। तो इनके फीचर थे
एक तो आईसी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है, पावर कंजप्शन बहुत ही कम हो गया था आईसी के यूज़ करने की वजह से, और एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, ठीक है। मीडियम स्केल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हुआ और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हुआ इसमें। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मतलब जैसे एक आईसी थी, उसके अंदर कई सारे सर्किट होते थे, तो छोटे ज़्यादा भी होते थे और कम भी होते थे, तो स्मॉल स्केल पे होता था और मीडियम स्केल पे होता था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वर यूज्ड। तो इसके एग्जांपल हैं PDP-8, PDP-11, ICL 2900 एंड IBM 360 एंड IBM 370। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 में स्टार्ट हुए और अभी तक जो चल रहे हैं फोर्थ जनरेशन का ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ चुके थे फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जैसे आईसी थी, आईसी के अंदर कुछ सर्किट्स होते थे, अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स होने लगे, मतलब हज़ारों सर्किट एक छोटी सी चिप के अंदर थे, उसको कहते थे सिलिकॉन चिप, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था, माइक्रो प्रोसेसर। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स द टर्म माइक्रो प्रोसेसर एंड सीपीयू आर इंटरचेंजेबली यूज। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर्स आने लग गए थे, मतलब आप कंप्यूटर का प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होने लगा था। अब घरों में भी कंप्यूटर थे, लोगों के पास भी कंप्यूटर आसानी से मिलने लगे थे और सस्ते भी हो चुके थे पहले से, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो अच्छा काम करते थे, पहले से एफिशिएंटली काम करते थे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, हीट भी कम होते थे, ठीक है। तो इसके फीचर्स देखते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड। अभी जैसा कि मैंने बताया था, एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हजारों हजारों से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ होते थे सिंगल चिप के अंदर, उसी को कहा जाता है लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर्स को इधर से उधर ले जाना आसान हो गया था। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या थे, बहुत बड़े साइज में थे, एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट नहीं किए जा सकते थे, एक एक रूम के जितने बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। फर्स्ट के तो एक रूम जितने होते थे, सेकंड के थोड़े से छोटे हुए थे फर्स्ट के मुकाबले, फिर थर्ड के और छोटे हुए थे। लेकिन ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल हुए थे, एक कमरे से आसानी से दूसरे कमरे में ले जाया जा सकता था, मतलब एक से दूसरी जगह आराम से इनको शिफ्ट किया जा सकता था। वर्चुअल रियलिटी, मल्टीमीडिया सिमुलेशन, ये सब यूज़ किया गया। कंप्यूटर स्टार्टिंग इन यूज़ फॉर डाटा कम्युनिकेशन, तो पहली बार इसमें इंटरनेट इस्तेमाल हुआ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका था। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी विद हाई वेरी हाई एक्सेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें मेमोरीज़ का यूज़ किया गया, ऐसी मेमोरीज़ का यूज़ किया गया जो कि बहुत ही हाई स्पीड थी, हाई एक्सेसिंग स्पीड थी और जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। पहले जो थी, पहले स्टोरेज कैपेसिटी कम हुआ करती थी, तो मल्टीपल स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ करनी पड़ती थी। अब जो थी इसकी मेमोरी जो थी बहुत ही हाई होने लगी, जिसकी स्पीड भी हाई थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई थी। तो इसके एग्जांपल हैं IBM PC और एप्पल एप्पल का मैक। फिर आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे अभी जो चल रहा है ये फिफ्थ भी है, ठीक है, फिफ्थ भी है और आगे फिफ्थ ही डेवलप हो रहा है और आगे होता जा रहा है। ये जनरेशन जो कंप्यूटर की थी बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी चल रही है, ये इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि कंप्यूटर भी सोचने लग गए हैं स्मार्टली। स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो रोबोटिक्स वगैरह होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है। जो रोबोट्स वगैरह आज बन रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं, और जैसे फ़ोन वगैरह में हम बोलते हैं, वो बोलने के बाद जो रिएक्ट करता है फ़ोन, उसको AI कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। वो स्मार्ट हो चुका है फ़ोन, स्मार्ट हो चुके हैं कंप्यूटर। फेस रिकग्निशन मतलब फेस का रिकग्निशन, जैसे कि जैसे लॉक लॉक वगैरह होता है वो आजकल फेस से ही खुल जाता है, ठीक है, चेहरा देख के। और थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है लॉक वगैरह खोलने के लिए, तो ऐसी और चीज़ों में भी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है थंब इम्प्रेशन। तो ये सब फीचर आ गए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ये बहुत ज़्यादा
डेवलप हो चुका है कंप्यूटर, डिवाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कैपेबल है खुद से अपने आप से काम करने के लिए। इनको ज़रूरत नहीं है किसी इंसान द्वारा काम करने के लिए, मतलब हर समय इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए तो वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा, इनपुट के हिसाब से रिएक्ट करता रहेगा। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल फीचर्स हैं इस तरह से। पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ होने लगी। सुपर कंडक्टर इसमें यूज़ होने लगे। स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब बोल के वो रिएक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस रोबोट्स यूज़ हुए, जो इंटेलिजेंट, जो कि मतलब खुद सोच सकते हैं, मतलब सोच क्या सकते हैं, उसमें इस तरह का प्रोग्राम डाला गया है। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की गई, जैसा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको बताया सारा। एग्जाम्पल के लिए फेस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। ठीक है। तो देखो ये नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इस तरह का देखो वैक्यूम ट्यूब होता था, मैंने बताया था ना बल्ब की तरह होता था, तो इस तरह का होता था। ये बहुत ज़्यादा हीट कर देता था कंप्यूटर को। फिर आए ट्रांजिस्टर, सेकंड नंबर पे ट्रांजिस्टर है। फिर आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड नंबर पे। फिर ये आए प्रोसेसर। ठीक है, ये जो है अभी ये चलता है कंप्यूटर्स के अंदर, प्रोसेसर फोर्थ नंबर पे, जिस पे इंटेल कोर 2 क्वाड लिखा हुआ है। फिर आप आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो रोबोट्स है ना, ये इनके ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि ये स्मार्ट स्मार्ट हैं और सोच सकते हैं। मतलब सोच क्या सकते हैं, इनमें प्रोग्राम इस तरह के डाले गए हैं कि उस हिसाब से ये रिएक्ट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा जनरेशन के हिसाब से, मतलब टाइम टाइम पे किस तरह से डेवलपमेंट आई कंप्यूटर के अंदर। अब पढ़ेंगे हम साइज़ के अकॉर्डिंग। साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से डेवलप हुआ कंप्यूटर, उसके पढ़ते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग चार पार्ट है। फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर, सेकेंड कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर specified that these are most powerful computers in the world. It is used for special purposes. ठीक है। It handles mostly complex scientific statistical applications और programs. तो सुपर कंप्यूटर जैसे कि नाम ही इसका बता रहा है सुपर, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये आमतौर पे घरों में यूज़ नहीं होते सुपर कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशल काम के लिए। जैसे कि ये साइंटिफिक डाटा और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह पे काम करते हैं। जैसे जो वेदर, जो मौसम की जानकारी जो कंप्यूटर बताता है, वो सुपर कंप्यूटर ही होता है। ठीक है। तो किस तरह से मौसम की जानकारी पता लगती है कि कितना तापमान रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, कब बारिश हो सकती है, कब तूफान आएगा, तो ये सब तो जाहिर सी बात है बताने वाला सुपर कंप्यूटर ही होगा। तो इस तरह के कंप्यूटर यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है। तो इसके फीचर्स होते हैं हाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसकी कैपेसिटी, मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डाटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, छोटे से टाइम पे डाटा प्रोसेसिंग हो जाती है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जिसको यूज़ किया जाता है, उसका नाम है परम, और एक है टाटा ईका। ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक भी हैं कुछ। ऑपरेटिंग सुपर कंप्यूटर रिक्वायर्स हाई क्वालिफाइड स्टाफ। सब सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टाफ चाहिए उसके बारे में, जिसको इन्फॉर्मेशन हो। एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो एक्सपर्ट होने चाहिए इस फील्ड में, इस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, वो ही कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर को चला सकता है। दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट। इसको, ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए बहुत, मतलब गर्म टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इनके आसपास, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए और डस्ट भी नहीं होनी चाहिए। नॉन पोर्टेबिलिटी एंड लार्ज साइज, बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं ये, और इधर से उधर ट्रांसफ़र करना इनको आसान नहीं है। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट इज़ वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। ये इट कैन हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ मैनी यूजर्स एट अ टाइम। ये एक बार में कई यूजर्स की प्रोसेसिंग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। टर्मिनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट यूजर टू दिस कंप्यूटर एंड यूजर सबमिट देयर टास्क थ्रू टर्मिनल्स। तो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग टर्मिनल्स मिले होते हैं, और मतलब यूज़र जो हैं टर्मिनल के द्वारा
कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और अपना टास्क जो है टर्मिनल के थ्रू इनको सबमिट करना होता है। टर्मिनल इज़ अ डिवाइस विच हैज़ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन। टर्मिनल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी कीबोर्ड होती है, स्क्रीन होती है। ठीक है, मतलब मान लो मैं बताता हूँ, जैसे कि एक एक ही सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, और वो एक ही सीपीयू से बहुत सारे मॉनिटर और कीबोर्ड माउस कनेक्ट है। तो सारे के सारे अपने अपने कीबोर्ड माउस पे काम कर रहे हैं, उनकी स्क्रीन है, और जो डाटा जो प्रोसेस हो रहा है वो एक ही सीपीयू में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। बाय यूजिंग टर्मिनल यूजर्स इनपुट द डाटा इनटू कंप्यूटर एंड गेट द आउटपुट थ्रू स्क्रीन। और इनपुट जाता है एक सीपीयू में और आउटपुट उनके अलग अलग स्क्रीन पे आ जाता है। इसके की फीचर देखो, स्मॉलर साइज बहुत छोटा होता है, मेमोरी कैपेसिटी लार्ज होती है, अलाउ वर्किंग अप टू 100 टर्मिनल्स, कम से कम 100 टर्मिनल यूज़ हो सकते हैं, मतलब 100 जन एक बार में यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 20 लाख, इसका भी कॉस्ट हाई आता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी जगह पे यूज़ नहीं होते, घरों वगैरह में यूज़ नहीं होते। एग्जाम्पल है इसका PDP-370 एंड IBM 40। इसके ड्रॉबैक्स है, हाईली एंड एक्सपर्ट क्वालिफाइड प्रोफेशनल वर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट। इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टाफ चाहिए चलाने के लिए। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग द कंप्यूटर। बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी चाहिए इसको मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के लिए। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं मिनी कंप्यूटर। These computers came into existence in 1960s. At the time, mainframe computer was very costly. अब मिनी कंप्यूटर्स एग्जिस्ट में आए 1960 के अंदर, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते थे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते थे। जब मिनी कंप्यूटर आए तो मिनी कंप्यूटर ने आके तहलका मचा दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीप थे, सस्ते थे। तो यूज़र ने जो है इसको स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। इसके की फीचर्स इस तरह से, प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हाई थी, स्पीड ज़्यादा थी, कैपेसिटी लो थी, मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी हाई थी, और लोएस्ट कैटेगरी कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो ये कंप्यूटर थे मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से स्लो थे, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड फिर भी ठीक ठाक थी। दे आर एक्सपेंसिव एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये एक्सपेंसिव थे और बड़े भी थे, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, ना कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से। फॉर सेकेंडरी स्टोरेज मोस्ट मिनी कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक डिस्क और टेप। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे, जिसमें हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, उसमें मिनी कंप्यूटर जो थे वो डिस्क और टेप्स वगैरह यूज़ करते थे। इसका एग्जांपल PDP-11 एंड PDP-45 थे। इसके ड्रॉबैक कुछ इस तरह है, कैन नॉट कनेक्ट ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते थे। कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑल लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर, हर तरह के सॉफ्टवेयर और भाषा को ये नहीं समझ सकता था, कनेक्ट नहीं हो सकते थे इसमें। फिर आए फोर्थ नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो आजकल चल रहे हैं ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। दीज कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉल्ड CPU। तो फिर इनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज होने लगी, जिसको CPU कहा जाने लगा। टू मेजर टाइप ऑफ दिस कंप्यूटर आर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। दो बड़े बड़े जो टाइप हैं इस कंप्यूटर के, वो लैपटॉप हैं और डेस्कटॉप हैं। ओनली यूजर यूजेस दिस कंप्यूटर एट अ टाइम। एक वक्त पे एक ही जना यूज़ कर सकता है इस कंप्यूटर को। दे आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। तो ये पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाने जाते हैं। यू विल फाइंड दिस कंप्यूटर एवरीवेयर। अब ये हर तरह की मार्केट में उपलब्ध होते हैं, आप हर जगह पे जाके इसको कहीं भी जाके ले सकते हो नॉर्मल मार्केट में। दे आर यूज्ड इन एजुकेशन सिस्टम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये पढ़ाई के तौर पे यूज़ होते हैं, और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, कंपनियां, वो इसको यूज़ करती हैं। की फीचर इसके हैं, स्मॉलर देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर छोटे होते हैं, ये आराम से मिल जाते हैं 15,000 से लेकर 60,000 के बीच में। इसमें रैम लगती है जिसकी मेमोरी 64 MB से लेकर 4 GB तक होती है। ये सपोर्ट करता है हर लैंग्वेज को, ज़्यादातर हर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है फोर्टन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, SQL। ठीक है, इसकी हाई स्पीड कंप्यूटर है ये। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड तेज है इनकी। पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब उठा के एक दूसरे दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है, ट्रांसफरेबल है। तो कुछ एग्जांपल हैं इस कंप्यूटर के, अपट्रॉन, HCL, विप्रो, IBM, HP, मैकिन्टॉश, बहुत सारे हैं। ये तो इस साइड पे मैक है और लेफ्ट साइड पे पर्सनल कंप्यूटर। ये एप्पल का है मैकिन्टॉश, और पर्सनल कंप्यूटर तो बहुत आते हैं। पॉकेट कंप्यूटर है, मतलब इतना छोटा कंप्यूटर जिसको हम पॉकेट में रख सकते हैं। ये अभी सबसे
नया लेटेस्ट इन्वेंट किया गया कंप्यूटर है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अ पॉकेट पीसी इज ऑल्सो नॉन बाय माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो मोबाइल क्लासिक डिवाइस। इसको विंडो मोबाइल क्लासिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इट इज़ a hardware specification for handheld size computer personal digital assistant that runs the Microsoft Windows Mobile Classic operating system. It has some of abilities of modern desktop PCs। अब ये इसमें जो है जो विंडो डाली हुई है वो मोबाइल क्लासिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि डेस्कटॉप से मैच करती हैं, मतलब ऑलमोस्ट डेस्कटॉप की तरह है। थोड़ा बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, बाकी ज़्यादातर वो काम इसमें कर सकते हैं जो हम एक डेस्कटॉप पीसी में कर सकते हैं। इसके फीचर्स स्मॉल इन साइज़ देख ही सकते हैं आप, इतना छोटा है कि पॉकेट में डाला जा सकता है। पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, कहीं भी आराम से पॉकेट में डाल के ले जाओ। रिक्वायर रैम मैक्सिमम अप टू 1 GB, 1 GB रैम तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा हाईली 1 GB रैम इसमें डलती है। डिस्क कैपेसिटी 80 GB, 80 GB की स्टोरेज कैपेसिटी है। ड्रॉबैक है इसका एग्जीक्यूट लिमिटेड सॉफ्टवेयर। अब छोटा होने के कारण ज़्यादा चीज़ें इसमें डाली नहीं जा सकती और लिमिटेड सॉफ्टवेयर पे चलता है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं डाले नहीं जा सकते। रैम भी 1 GB की है, तो 1 GB से ज़्यादा रैम होगी तभी इसमें हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर डाल पाएंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं आप। इसके बाद पढ़ते हैं हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब काम के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है 3 भाग में। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है। इसमें डाटा लगातार आता रहता है, ठीक है। डाटा का मूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, लगातार आता रहता है। सीरीज ऑफ वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय सीरीज ऑफ वेव्स, ये उस तरह के होते हैं जैसे स्पीडोमीटर, जैसे बाइक का या गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना। अब वो बढ़ता जा रहा है, उसके स्पीड बढ़ रही है तो वो स्पीड का मीटर बढ़ रहा है, और कम हो रही है तो कम हो रहा है, ठीक है। ये किस किस काम यूज़ आता है। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को यूज़ करने में हमें टेम्परेचर कंटिन्यूसली आता है ना, आता रहता है। वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो टेम्परेचर को मेजर करने में इस तरह के कंप्यूटर यूज़ होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। प्रेशर को मेजर करने में, स्पीड को मेजर करने में, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन वगैरह इसमें इस सब का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है इसका ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर, जैसे कि अभी मैंने मीटर का एग्जाम्पल दिया था, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा। फिर आते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स इन विच डाटा फ्लोज इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो होता है, बहता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेड बाय पल्सेस, 2 सीरीज, 0 एंड 1, ठीक है। तो इसमें जो डाटा जो होता है वो सीरीज में मेजर किया जाता है, ठीक है, और 0 और 1 में। ये कहाँ का यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। कंपेयर वैल्यूज़, स्टोरिंग रिजल्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल इसके पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं, उसमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेटर होता है उसमें, ठीक है। एक्सेल होता है, एक्सेल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह में वैल्यूज़ कंपेयर की जा सकती हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके द्वारा हम वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। स्टोरिंग द रिजल्ट, तो ये तो हम सब जानते ही हैं, जो आजकल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें स्टोर किया जा सकता है रिज़ल्ट, इंफॉर्मेशन एंड डाटा स्टोर की जा सकती है, ठीक है। तो आजकल जो है वो पर्सनल कंप्यूटर हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, एनालॉग और डिजिटल का, दोनों का मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। मतलब एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों एक साथ आ जाएं तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा, दोनों तरह के डाटा इसमें यूज़ किया था, कंटिन्यूस भी और डिस्क्रीट भी। एग्जाम्पल है एस टी डी पी सी ओ फोन, जैसे कि एस टी डी और पी सी ओ फोन, ठीक है। वेयर वन कम्युनिकेट्स विद अ पर्सन यूजिंग एनालॉग कंप्यूटर एंड रेट एज चार्जेस एंड पल्स रेट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, ठीक है। जैसे जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं, तो वो इसमें ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो मेजरिंग हार्ट बीट, ईसीजी सिस्टम, आईसीयू इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो हार्ट बीट नापने के लिए कंप्यूटर लगा होता है वो, और ईसीजी करने का कंप्यूटर, ठीक है, जो हार्ट को जांच करता है, ईसीजी करता है, वो वाला कंप्यूटर। और जो आईसीयू होता है, आईसीयू में कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें शो करता है ना जब बीट वो हो जाती है तो एकदम सीधी हो जाती है, नहीं तो
आड़ी टेढ़ी चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह के कंप्यूटर जो होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो डिजिटल कंप्यूटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और एप्लीकेशन। दे आर लेस एफिशिएंट देन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, सेल्स, एनालिसिस, ईसीज एक्सेट्रा। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जनरल आमतौर पे बनाया गया, आमतौर पे आम एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कम एफिशिएंट होता है जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनसे। ये यूज़ होते हैं बैंकिंग, सेल्स और एनालिसिस वगैरह में, ठीक है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी स्पेशल काम के लिए ही बनाया गया होता है, ठीक है। इसको इसको जॉब स्पेशल जॉब के लिए बनाया गया होता है, जैसे कि दे एग्जीक्यूट टास्क क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली। तो ये स्पेशली बनाया गया होता है, तो ये जो वो टास्क है, वही काम है जिसके लिए स्पेशल बनाया गया, वो ज़्यादा अच्छे से करता है और ज़्यादा फास्ट करता है। प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन दैम। जो भी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस है वो इसमें परमानेंट स्टोर रहती हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। इसका एग्जांपल है वेपन डिज़ाइनिंग, ठीक है। जो इसका एग्जांपल क्या हो गया, वेपन डिज़ाइनिंग, मतलब जो हथियार वगैरह का डिज़ाइन होता है वो वहाँ पे ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 1, ठीक है। 6th क्लास का ये था, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप इसको रीड कीजिए, मैं आने वाले टाइम पे इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।